Hi all, welcome to Exam Shala. In this video, we are going to see some important news and articles of 6 March 2021. But before we get started, kindly do like, share and subscribe our channel on YouTube. Follow us on Instagram, Facebook and Telegram. So let's get started now. The first news coming from Gujarat. So as we know that GPSC class 1-2 is going very near and very far. So we should at least cover some news. 15 मार्च तक की न्यूज़ हमारे पास होनी चाहिए, उसके बाद से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज 21 मार्च को हमारे एग्ज़ाम है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है और ये CDS में भी या UPSC में पूछ सकते हैं कि केवड़िया में, यानी कि वी नो ऑल दैट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, आवर सरदार पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ओके, 182 लीटर्स ऑफ सीट्स. सो that statue and that place in Kevadia is being destined for the commanders conference and that is headed by whom? The defense minister, who is Mr. राजनाथ सिंह. तो राजनाथ सिंह जी द्वारा केवड़िया में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है जिसका नाम है कमांडर्स कॉन्फ्रेंस. दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ ऑल द कमांडर. हमारे ईस्टर्न कमांडर, ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, जो 3 थिएटर कमांड है, एक अंडमान में जॉइंट कमांड है, उनके जितने भी कमांडर्स हैं उन सब का एक जॉइंट मीटिंग की गई है अंडर श्री राजनाथ सिंह जी एट वेयर एट केवड़िया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. लीडर्स फ्रॉम ऑल वॉक्स इन PM हेड, यानी कि आज़ादी के 75 साल होने वाले हैं 2022 में. ठीक है, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, तो 75 साल होने वाले हैं 2022 में. तो उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जिसकी प्रधानमंत्री जो है उसकी अध्यक्षता करेंगे, यानी प्रधानमंत्री इज़ गोइंग टू बी द हेड ऑफ दैट कमेटी. सो 75 years of the इंडिपेंडेंस एंड आज़ादी का महामहोत्सव. सो इट विल बी कॉल्ड आज़ादी का महोत्सव. दैट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. इसको कौन हेड करने वाला है? तो इसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी. एक हाई लेवल कमेटी है जिसमें कितने लोग होने वाले हैं? तो 259 मेंबर्स आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दैट कमेटी एंड विच इज़ टू कॉमेमोरेट, यानी कि उसकी याद में आज़ादी के 75 वर्ष की साठगांठ यानी वर्षगांठ मनाने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है. वो कमेटी का काम क्या होगा? तो वो कमेटी जो है वो रिकमेंड करेगी काम, दैट इज़ कि कौन से फंक्शन होने वाले हैं, कुछ और तरह के फंक्शंस, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, स्किल प्रोग्राम्स, ओके, वर्चुअल प्रोग्राम्स, बच्चों को सिखाना हो या कल्चरल एक्सचेंज हो, नेशनल मूवमेंट्स प्रोग्राम हो, हिस्ट्री टीचिंग प्रोग्राम हो, सोशियोलॉजी हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, UN में हो, हमारे अलग अलग एम्बेसीज़ में हो, अलग अलग डिफेंस सेक्टर्स में हो, फ्रॉम कारगिल टू लेके कन्याकुमारी, इंदिरा कोल टू लेके इंदिरा पॉइंट, इन सब जगहों पर किस तरह के प्रोन या किस तरह की हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या इंडिपेंडेंस प्रोग्राम होना चाहिए, वो सब कौन डिसाइड करेंगे? तो दिस 259 मेंबर्स प्लस 1, दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द chairman of this committee, and other members will include what? The former minister, presidents, chief ministers, sports person, army generals, actors, actresses, some religious leaders and some eminent personals like whom? The Bharat Ratna winners, some space scientists, researchers, some outside the Indian, that is those people who are foreigners or NRIs, OCI. ओके, OCI मीन्स द पीपल हैविंग इंडियन कार्ड, यानी कि इंडियन लोग जो बाहर रह रहे हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दीज एमिनेंट्स, सम स्कॉलर्स, इवन सम ऑफ द नेशंस और सम ऑफ द हेड्स ऑफ द अदर, यानी कि अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसमें आकर हमको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई हमारे 75 साल हुए हैं आज़ादी के, तो इसमें किस तरह से हमारे सेलिब्रेशन रहेगा, क्या रहेगा. जानने की बात क्या क्या है? जानने की बात 3 चीज़ें हैं. पहली, यानी कि हमारे आज़ादी के 75 साल हुए हैं. दूसरा, उसमें उसकी सेलिब्रेशंस को डिटरमाइन करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, मेजर करने के लिए एक 260 मेंबर्स की कमेटी होगी. उस कमेटी को हेड करेंगे प्रधानमंत्री मेंबर, और बाकी के 259 में कौन कौन होंगे? तो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन्स होंगे, एक्टर्स, स्कॉलर्स एंड एक्सेट्रा. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़. नाउ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. जैसे कि आप लोगों को पता है कि इलेक्शन से पहले, चुनाव होने से पहले एक आचार संहिता का, दैट इज़ कॉल्ड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ बिंग अप्लाइड इन दैट पर्टिकुलर एरिया. उसमें क्या होता है कि मॉडल कोड यानी कि कंडक्ट, इलेक्शन के टाइम पॉलिटिकल पार्टीज़ या ऑफिसर्स किस तरह से कंडक्ट करेंगे, उनकी वैल्यू यानी उनके कंडक्शन जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है? तो यही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अंडर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट RPA 1952 ये बताता है कि चुनाव कितने दिन पहले ख़त्म हो जाएगा. तो आपको पता है कि 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप चुनाव नहीं कर सकते हैं. पार्टी बूथ में या इलेक्शन बूथ में
आप पार्टी का सिंबल लेके नहीं जा सकते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद, प्रचार खत्म होने के बाद पार्टी का सिंबल, पार्टी के झंडे आप कहीं यूज़ नहीं कर सकते हैं। चुनाव का प्रचार तभी होगा जब इलेक्शन कमीशन वो डेट देगा। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी तो गवर्नमेंट या सक्सेसिव गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या तो स्टेट गवर्नमेंट हो, वो कोई नई स्कीम लागू नहीं कर सकती है, कोई नया प्लान लागू नहीं कर सकती है, किसी को अलग से कोई बेनिफिशियरी नहीं दे सकती है, कोई रिवॉर्ड नहीं बांट सकती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन को प्रभावित कर सकता है, इट कैन इन्फ्लुएंस दैट वेरी इलेक्शन, एंड दैट इज़ वाई द मोरल कोड ऑफ कंडक्ट इज बीन टेकिंग प्लेस टू गेट फ्री एंड फेयर चांसेस टू whom? द ऑपोजिशन, बिकॉज द पार्टी विच इज़ ऑलरेडी इन पावर, जो गवर्नमेंट में है तो ये तो उसकी तो सत्ता है, तो he what he'll do, he will distribute some important laptops, okay, he'll starting distributing some schemes, reservation, okay, election है तो he starting some vacancies, अलग से सबको ज्वाइन करा देंगे, एंड बट पीपल विल वोट टू द पार्टी। बट इन ऑर्डर टू safeguard the opposition party, this code of conduct has been applied so that no new schemes, no new measures, no extra advertisement to be taken place अनलेस द इलेक्शन कमीशन, यानी कि भारतीय में चुनाव आयोग जो आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को ये पावर देता है कि इलेक्शन के टाइम इलेक्शन को कंडक्ट कराना, सुप्रिटेंड कराना, इलेक्शन से रिलेटेड डिसीजन को लेना, उसमें कौन सी पार्टी रजिस्टर्ड होंगी नहीं होंगी, कौन सा कैंडिडेट सही है नहीं है, वो सारा का सारा काम कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। एक बात जानने की और है कि वेन एवर द इलेक्शन इज बीइंग अनाउंस्ड, the administration of that state goes directly into the hand of the IAS officers and to be headed by the election commissioner। फिर चीफ मिनिस्टर की सिर्फ और सिर्फ काम रहता है लॉ एंड ऑर्डर का, बाकी सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है किसके हाथ में चला जाता है? तो इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन कमीशन उसको कैसे एक्सरसाइज कराता है? तो बाय द हेल्प ऑफ दिस IAS ऑफिसर्स, क्लास 1, 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर्स। फिर उस टाइम कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, वो एग्जीक्यूटिव सिर्फ नाम का रहता है, उसकी कोई पॉलिसी वगैरह चलती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उसकी जिम्मेदारी होती है। बाकी जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे के सारे IAS जो है, एक IAS ऑफिसर हो या IPS ऑफिसर हो, उस वक्त उस स्टेट के MLA इवन मिनिस्टर्स से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। उनकी कैंडिडेंसी वो रिजेक्ट कर सकता है, मिनिस्टर्स को वहाँ जाना होता है, फॉर्म भरना होता है, एंड उनकी कैंडिडेसी को कौन चेक करता है? वही IAS ऑफिसर ही चेक करते हैं। अगर उनके पास इतनी पावर है कि वो चाहें तो उनको सस्पेंड भी कर सकते हैं उनके कैंडिडेचर से, उनके नॉमिनेशन को गलत मान के। तो उस पर्टिकुलर टाइम में, या 2 महीने या 3 महीने के समय में, जो IAS ऑफिसर्स हैं दे बिकम द बॉस दैट पर्टिकुलर स्टेट, एंड दैट इज़ वाई द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज़ इन एक्शन। सो इसका उल्लंघन कैसे हो रहा है, ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज आपको पता है कि कोविड की वैक्सीन चल रही है। अब जैसे ही कोविड की वैक्सीन मार्केट में आ गई, लोगों को वैक्सीन मिल रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में उसने क्या गेम किया है? उसने ये गेम किया है कि जैसे ही आप वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें PM मोदी जी की तस्वीर बनी हुई है, और वो तस्वीर जो है एक्चुअली में ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर। तो वो जो योजना है उनके एक ब्रांड एम्बेसडर है, मोदी जी से बड़ा कोई ब्रांड एम्बेसडर तो है नहीं, देयर इज़ नो बिगर ब्रांड एम्बेसडर देन मोदी जी, and that is why his photo is being used in the central sector scheme. That is so correct. You can use the scheme of the leader of the center in the central sector schemes. But what is happening now, because these 4 states, which states? So Assam, West Bengal, Kerala, and then coming other states. Okay, other states will have elections, and owing to these elections what is happening कि इन स्टेट में वैक्सीनेशन की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। इसमें तमिलनाडु भी है, तमिलनाडु में भी इलेक्शन होने वाला है, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ा दी गई है, और जो लोग वैक्सीनेशन लेने आ रहे हैं उनको एक सर्टिफिकेट दे रहा है। वहाँ पे मोदी जी की बहुत अच्छी मित्रों हाथ जोड़कर एक फ़ोटो रखी हुई है, एंड दैट इज़ वाई दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन। उनको लगता है कि मोदी जी हमको वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन कायदे से क्या है? ये तो प्रधानमंत्री का काम है, ये सरकार का काम है वैक्सीन देना, BJP का काम नहीं है। BJP इज़ नॉट गिविंग द वैक्सीन इज़ बिगिंग बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ गोइंग टू हेल्प in the political gains, and that is why the opposition has complained to the election commission to stop publishing the photos of Pradhan Mantri Modi ji in the certificates, and that is why election commission ने क्या ऑर्डर दिया है? आपको पता है इलेक्शन के टाइम इलेक्शन कमीशन ही बॉस होता है, ठीक है? तो वो किसी की बात नहीं सुनता, वो सीधा सीधा राष्ट्रपति के अंदर काम करता है, और उसके पास पूरी अथॉरिटी है इलेक्शन को कंडक्ट कराने का, सुप्रिटेंड कराने का, किसी को सस्पेंड करने का, क्या रूल है नहीं है उसके आगे कोई नहीं होता है कायदे से, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया है कि प्रधानमंत्री की फ़ोटो हटाने का ऑर्डर दे दिया है, और ये इलेक्शन कमीशन की जो इंडिपेंडेंसी है, जो उनका इंडिपेंडेंट एक्ट है, वो क्या सिक्योर करता है? इट सिक्योर्स एम एंड स्ट्रक्चर एंड फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फंक्शन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी? सो इट इज़ द इंस्टीट्यूशंस लाइक द कोर्ट्स, CBI,
RBI, banks, governor, police officials, IAS officers, IPS officer, election commission, finance commission. These institutions should work impartially and in a फेयर मैनर टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी, बिकॉज पार्टियाँ आएंगी जाएंगी लेकिन इंस्टीट्यूशंस बने रहने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस पे लोगों का विश्वास भरोसा बना रहना चाहिए, और वही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है और वो लोकतंत्र को मजबूत करती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। इलेक्शन कमीशन, भारत के इलेक्शन कमीशन का दुनिया भर में नाम है। आपने भी देखा होगा कि जैसे यूएस का इलेक्शन होता है और लोग वहाँ के इलेक्शन को रिजल्ट को मानते नहीं हैं, उनके इलेक्शन रिजल्ट वो करवा नहीं पाते हैं, 3 दिन तक तो वोटिंग करा रहे होते हैं, फिर भी उनके वोट को कोई मानता नहीं है, ट्रंप उनके खिलाफ कोर्ट चले जाते हैं, फिर लोग उनके पार्लियामेंट में हमला कर देते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन जो रिजल्ट देता है थोड़ा बहुत हाँ हूँ करके ठीक है, ईवीएम ऐसा वैसा करके लोग, लेकिन कोई भी मेजर अपराइजिंग नहीं होता। ये कोई नहीं मानता है कि नहीं मैं हारा नहीं हूँ, ठीक है। इलेक्शन चुनाव हारते ही वो टीवी पे आ जाएंगे, बोलते हैं हमने जनता का जनादेश स्वीकार किया है। थोड़ा बहुत इलेक्शन ईवीएम वगैरह का रोना रोते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है। जैसे कि यूएस में होता था कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए थे तो बहुत सारे लोग कहते थे कि नॉट माई प्रेसिडेंट, ठीक है। इस तरह के मूवमेंट इंडिया में नहीं होते हैं। इंडिया में चुनी हुई सरकार की महत्वता बनी रहती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें किसका रोल होता है, तो इलेक्शन कमीशन का। भारत के इलेक्शन कमीशन ने दुनिया में अपना नाम, जैसे इसरो ने नाम स्थापित किया हुआ है, वैसे ही उससे ज़्यादा ही इलेक्शन कमीशन ने पूरी दुनिया में नाम स्थापित किया हुआ है। दुनिया भर की एजेंसियाँ, दुनिया भर के इलेक्शन एजेंट्स, पोलिंग एजेंट्स इंडिया से सीखने आते हैं। इवन ऑफ द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हमसे सीखने आती हैं, और आज के ज़माने में तो यूनाइटेड स्टेट्स को भी हमसे ये सीखना चाहिए कि किस तरह से फ्री, फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन, 135 करोड़ लोगों का इलेक्शन 2019 में हमने करवाया था, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और इलेक्शन कमीशन का इसमें बहुत नाम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कभी इलेक्शन कमीशन में लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि पेरिस क्लाइमेट जो डील है, अब क्या है कि जब कोविड-19 ठीक हो गया और जब डोनाल्ड ट्रंप हट गए हैं और जो बाइडन इज़ रेडी टू ज्वाइन द पेरिस पीस क्लाइमेट चेंज, तो देख रहे हैं कि अभी क्या सिनेरियो बन रहा है और इंडिया उसमें कहाँ पर खड़ा है। सो 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, दैट इज COP किसके अंदर होती है, तो UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट कन्वेंशन चेंज, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज में जो कन्वेंशन होता है, उस कन्वेंशन के तहत अलग अलग कन्वेंशन ऑफ पार्टीज हर साल आयोजित हो जाती है, और उसी आयोजन के प्रतिरूप में, यानी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और दैट पर्टिकुलर इवेंट, देयर इज़ अ 26th कॉन्फ्रेंस। और ये कहाँ होने वाली है, तो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। द 26th COP is going to happen at the Glasgow. Where is Glasgow? तो Glasgow is exactly in the Scotland. Scotland यानी Scotland is a part of a United Kingdom. तो northern part is Scotland, then England, and the western part is Wales. So it is going to happen at the Glasgow, and Glasgow where it is in United Kingdom. And what are the key points? तो इंडिया के लिए उसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं कि चाइना ने अभी हाल ही में, सबसे पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज means the countries which are developed countries, second world countries which are in the mean of developing or are ready to get developed, and third world countries which are the developing countries like India and many of the African countries. India is debated to be in the first world and second world and third world, but what is happening is India is considered currently now in the third world. Okay, now what is happening is because the first world, आप क्लाइमेट चेंज के लिए अलग अलग कंट्रीज़ को कह रहे हैं कि आप कदम उठाइए, कार्बन का रिडक्शन कम करिए, फॉसिल फ्यूल का रिडक्शन कम करिए, एफिशिएंट चीज़ें यूज़ करिए, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। कार्बन का रिडक्शन कम करेंगे ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर एनर्जी वो लोग लाएंगे कहाँ से, बिकॉज 90% ऑफ द एनर्जी इज बिंग फॉर्म फ्रॉम द कोल, थर्मल एनर्जी, एंड इफ यू आर गेटिंग थर्मल एनर्जी, that is we are burning the coal, and when we are burning the coal, the CO2, carbon dioxide, is getting released in the atmosphere. So for developing countries, how they will get it? So that is why they are being funded by the first world countries. The first world countries हैं, they fund the developing countries, and they had promised 100 billion per year funding. But what happened due to the COVID times, उनको अभी तक सिर्फ 80 बिलियन ही मिला है, वो भी अच्छे से रिवर्स नहीं हुआ है। दैट इज़ फंड में तो आ गया है, लेकिन कंपनीज़ को या कंट्रीज़ को ठीक से मिला नहीं। एंड दैट इज़ वाई जो छोटे कंपनीज़ है, जो छोटे देश है, LDC, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। आपको पता होगा रियो समिट में 1992 में इंदिरा गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, एंड शी सेड दैट पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द पॉल्यूशन। वाई? बिकॉज पीपल आर पुअर, एंड व्हेन दे आर पुअर दे आर गोइंग टू use the conventional techniques for getting fuel. They don't have any much of the resources for using sanitation, cleanliness, and that is leading to what? Pollution. So extra poverty is also causing pollution, and similarly extra luxury is also causing pollution. So in order to maintain the pollution, our life should be neither luxury nor poverty. Okay, so this was a statement which was very much
emancipated by the people in the United Nations and the Rio Earth Summit in 1992 and the Brundtland Summit and it's further going on. But nowadays what is happening, those countries who has promised, जिन देशों ने हमने $100 बिलियन की प्रॉमिस किया था, उन्होंने अभी कम पैसे दिए, जाहिर सी बात है कम देंगे क्यों, क्योंकि इकोनॉमी भी क्या हो रही है, डाउन हो रही है. एंड दैट इज़ वाई द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट एक्शन इज़ नॉट अप दैट टू द मार्क, जितना होना चाहिए था उतना नहीं है. अब चाइना जो है, क्योंकि यूएस में ट्रम्प चले गए हैं, बाइडन आ गए हैं, अब अमेरिकन्स आर मोर एंड मोर इंटरेस्टेड इन मनी एंड पीस मेकिंग डील्स. ठीक है, देयर ओनली इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिकन्स इन money and money and money, rest all interests are just like a cover, but their basic interest is money. So Biden is a covering person. So ऊपर से तो वो कहेंगे कि we need to join WHO, UN peace, but what they internally think is money. So China is trying to get an ambitious climate change target. और ये ऑथर को यहाँ पे स्पेक्टिकल है कि चाइना बड़े बड़े दावे तो कर देगा और अमेरिका से जो ट्रेड डील साइन करने वाली वो ट्रेड डील तो वो कर लेगा, लेकिन उसके बाद उसको एक्चुअली वो में इम्प्लीमेंट नहीं करेगा. अब इसी के प्रेशर में क्या आना पड़ेगा, क्योंकि चाइना भी एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया बगल में है, हम दोनों सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हैं और जो हमारी कार्बन एमिशन है वो हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट रेंजेस में आती है, सबसे ज़्यादा यूज़ की है, फिर चाइना की है, फिर इंडिया की है. तो जब चाइना ऐसे कुछ कदम उठाएगा तो इंडिया को भी प्रेशर बढ़ने का कि भाई आप भी ऐसे कदम उठाइए. लेकिन क्या है, इंडिया ने तो कोई ट्रेड डील साइन नहीं की है, और इंडिया एक्चुअली अगर कोई कदम उठाता है तो ही हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली. इट इज़ नॉट लाइक चाइना विच इज़ नॉट डेमोक्रेसी. कोई वहाँ पे जा नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है कि आपसे प्रोडक्शन हो रहा है, क्या मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, आपने कार्बन एमिशन किया है नहीं किया. वहाँ कोई मीडिया नहीं है, सरकार जो डेटा देती है वही मीडिया रिलीज़ कर देती है. इंडिया की जैसा फ्री एंड फेयर नहीं है. तो चाइना को देखते देखते इंडिया पे प्रेशर बन सकता है, एंड दैट इज़ वाई इंडिया विल गेट प्रेशराइज्ड. So in order to sign trade deals with USA, China is trying to convince, or China is kindly announcing a new ambitious trade target, but that is not going to happen. It is not going to follow it. It is just trying to announce it in order to get a trade deal. Trade deal लेने के चक्कर में वो लोग जो है अपनी एक इम्पॉर्टेंट नाम एम्बिशियस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी लागू करने वाले हैं, ऐसा ऑथर कह रहे हैं. ठीक है, तो इंडिया के ऊपर क्या प्रेशर बनेगा वो देख लेते हैं. सो प्रेशर ऑन इंडिया ऑन द अदर नेशंस लाइक बेसिक. ये बेसिक नेशन का कॉन्सेप्ट यूनाइटेड नेशंस में जब पीस कन्वेंशन हुआ था तब दिया गया था, एंड दिस बेसिक इज़ नथिंग बट ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना एंड इंडिया. ये चाइना, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं और इनमें पॉपुलेशन ज़्यादा है और ये जो है कार्बन एमिशन में भी ज़्यादा है, इसीलिए इनको एक बेसिक कंट्री कहा गया था. और कहा गया था कि अगर पूरी दुनिया में कार्बन एमिशन को कम करना है तो ये कंट्रीज़ का होना ज़रूरी है. तो ये बेसिक नेशंस है, और यूए एंड यूके ने कार्बन न्यूट्रलिटी को प्लेज किया हुआ है. अब जब यूनाइटेड यूनियन यानी यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम ने दोनों ने कार्बन न्यूट्रलिटी को प्लेज किया है 2050. कार्बन न्यूट्रलिटी मतलब नंबर ऑफ कार्बन, जितना वो कार्बन कंज्यूम करेंगे उतना ही कार्बन एमिशन के लिए भी वो काम करेंगे. ओके, सो द नंबर ऑफ कार्बन एमिशन, दैट इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एमिटेड फ्रॉम देयर फैक्ट्रीज और अदर एंथ्रोपोजेनिक वर्क्स, ओके, फ्यूल्स, ट्रैफिक्स. सो उसके लिए वो इतना ज़्यादा काम करेंगे, इतना इन्वेस्ट करेंगे कि वो कार्बन जो है वो सिंक हो जाए, कंज्यूम भी हो जाए. सो वो उतना ही कार्बन रिलीज़ करेंगे जितना वो कार्बन कंज्यूम कर सकते हैं, जिनकी प्री प्रोसेसिंग रिसाइकलिंग करके कार्बन को सिंक कराया जा सकता है. डेट इज कार्बन सिंक कैसे होती है, तो बाई ट्रीज़, बाई सीज, अदर इंपॉर्टेंट डिवाइसेस. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ एक्चुअली इज़ दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस the number of carbon. ठीक है, normally environment has the capacity to sink so much of the carbon. There is a carbon cycle, we all know, we have studied in 10th standard. Okay, carbon cycle होता है, and some of the carbon is being stored by the plants, and some of the carbon which is released by the other activities is also getting stored in the sea, that is called the carbon sink. So normally environment has a balance, but what is happening is human activities are increasing more and more, and that is why carbon was increasing. So in order to maintain the cycle of the carbon and the number of emission equal to the number of accretion, what we are doing, the European Union and the United Kingdom is actually trying to reduce the emission of the carbon so that the normal carbon emission will be sustained by this carbon sink. तो भाई यूके और ईयू ने तो प्लेस कर लिया 2050 में, चाइना ने भी प्लेस कर लिया है. अब इन दोनों कंट्रीज़ के पास पैसे हैं, पॉलिसीज़ हैं, लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. अगर उनके प्रेशर में हमने आकर ये प्रेस कर लिया तो बाकी जो खर्चा हम कर रहे हैं हमारे एनर्जी में सोर्स में कम हो जाएगा. अब एनर्जी में कम खर्चा होगा तो जाहिर सी बात है कि वी हैव लेस एनर्जी, सो वी आवर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विल सफ़र, and our industrial development is going to suffer, and that is why what is going to happen, it is actually going to hamper the employment, and when employment is less, what will happen, less development, poverty removal will be difficult, energy security will be difficult. As we know,
The price of petrol is touching 100 rupees now. Why? Because we are dependent, completely dependent upon the other Western countries, still the countries of the Middle East, for fuel and its consumption. And that is why India should not get pressurized. ये तो ऑथर ये कह रहे हैं कि चाइना तो आपको भले ही फंसाने के चक्कर में, यूएस से ट्रेड डील करने के चक्कर में कोई डील अनाउंस करके चला आएगा, बट इंडिया क्या करेगा? तो इंडिया ने एक्चुअली में इस फील्ड में क्या किया आपको पता होना चाहिए। हमने एक एम्बिशियस टारगेट लिया है कि 2030 तक 100 गीगावाट एनर्जी जो है वो हम क्या करेंगे, हम उसको कन्वेंशनल एनर्जी से बनाएंगे, जिसका 60% जो है सोलर एनर्जी से, कुछ विंड एनर्जी से, कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड सम ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। हम पहले से करके आ चुके हैं। वी आर डूइंग मच एंड मोर एंड मोर। रिसेंटली इंडिया हैज़ लॉन्च द हाइएस्ट or the largest solar park in the world at Satna, MP, the floating solar park, one solar park at Gujarat near Kutch, one at the Andhra Pradesh. So we are doing what we can do, but we cannot abruptly shift down our economic uses or the use of our fuel so that our energy requirement will be suffered and our economic development. So India is not at that stage to curb or to suffice the environmental degradation with its economic development. ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए कि इंडिया को उससे प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ तो डेवलप हो चुके हैं, इन्होंने साल 200 साल 300 साल पहले ही जो रिसोर्स यूज़ करके जितना कार्बन एमिशन करना था करके अब वो डेवलप हो चुके हैं। लेकिन बाकी कंट्रीज जो अब डेवलप हो रही हैं वो तो उनसे काफ़ी कम कार्बन यूज़ कर रही हैं, तो उनको भी डेवलप होने का पूरा चांसेस है। और जो सारा का सारा किया धरा है, सारा का सारा पॉल्यूशन है, जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, डिस्टॉर्शन है, वो उन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ ने किया है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे यूके ने किया है, उसके बाद कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए ने किया है। सब ने अपने मर्जी से जितना रिसोर्स यूज़ करना था कर लिया है। अब जब वो डेवलप्ड हो गए हैं तो दूसरे कंट्रीज़ को सिखा रहे हैं कि नहीं, आप पॉल्यूशन फैला रहे हैं, आप इसे बंद करिए। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमको भी डेवलपमेंट होना है। येस, वी नीड टू सेव द एनवायरनमेंट, but the price should be paid by those people who have already developed. They should fund our schemes. It is not the poor people will stop using the fuels, stop using the development because other are development, so it will create a disparity among the society. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं जब आपका environmental degradation and role of the least development countries अगर आपके पास आए तो। अब चलते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। ना एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है वडोदरा से। ना वडोदरा के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि गुजरात में इट इज़ कॉल्ड द कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात। Okay, it is very much improved in culture, so it was also known as the heart of Gujarat, Baroda से एक फैमिली आई है, that is a case of सुपरस्टिशन। एक सुपरस्टिशन के चक्कर में 32 लाख रुपए का कर्ज लेने के बाद जो 6 लोगों की संपत्ति, दंपत्ति, एक फैमिली है, वो सुसाइड कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको अलग अलग तांत्रिकों ने कहा था कि भाई आप ये यज्ञ करिए, ये हवन करिए, ऐसे ऐसे पूजा करिए तो आपको लड़का होगा। नहीं, सन मेटा प्रेफरेंस 2017 के इकोनॉमिक सर्वे में आया था, सन मेटा प्रेफरेंस, यानी कि नाउ डेज फैमिलीज आर प्रिफेयरिंग, इवन नॉट नाउ डेज, फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम फैमिलीज आर प्रिफरिंग सन ओवर डॉटर. And that is not happening in the village where people are less educated. It is happening in the cities which are called the cultural capital. The cities the so-called rich in art, culture, language, literature, knowledge, where the literacy rate is high. Even in the states like Gujarat where the economic condition is good, per capita income is also good. But still these kind of social backwardness and hegemony and kind of a misogynist mindset is in the people, that they prefer son over daughter, and that is why it is a very cast example in the GS paper 4 ethics that you can write, that education has nothing to do with the social backwardness. Some people who are less educated are socially good rather than some people who are very well educated but they are socially backward in the thing. Social discretion or social reformity and social progress comes from the way we act, the way we seek, how much ethical we are, not irrespective of how much knowledge we are. Okay, you might have seen those high stars people, those millionaires, billionaires taking drugs and other whatnot chemicals to live their life happily, but those poor people, they do not have anything to take, and they are far more socially variable, incalculable, good people, okay, harmonious people than those millionaire and billionaire peoples. So education and money has nothing to do with the social welfare and the social progressiveness of a society. So these things can be used in the GS paper 4 of the ethics. Okay, and there are some other important news. One is a forest fire where तो सिमलीपाल, सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के लिए क्या है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है वो है उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, और वो एक्चुअली में क्या है, तो दैट इज़ नथिंग बट अ टाइगर रिजर्व. सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज, आप लोगों ने ऐड देखा होगा मुथूट गोल्ड फाइनेंस, बहुत ही इंडिया में एक रिवोल्यूशनरी गोल्ड फाइनेंस है, गोल्ड बॉन्ड स्कीम. इंडिया बहुत सारा गोल्ड पहले इंपोर्ट करता था, लोगों के पास सोना ऐसे ही पड़ा रहता था,
ये भाई साहब ने क्या किया था कि आप अपने सोने को उनके पास जमा कराइए, बदले में पैसे लीजिए, लोन लीजिए, काम करिए, और फिर अगर आप पैसे हो जाए तो अपना सोना वापस ले गए। इससे होता क्या था कि सोना जो घर में रखा हुआ है वो आपको एज अ इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ कर सकते थे, और बाद में वो अर्न करके आप फिर से अपना सोना ले सकते थे। दैट गोल्ड विच वॉज केप्ट आइडल एट द होम वॉज यूज टू फंड द डेवलपमेंट, because people will take loan, people will do business, that business will earn, that business will give employment to other people, that employment to other people will lead a flow of economy, and then they will earn their money back and they will take the loan or they will take the gold back. So the gold that was kept being idle at the home or in the safes now actually is earning money. So this scheme was introduced at a larger rate by Mr. M.J. Muthoot, the chairman of Muthoot Finance. So you can remove kind of remember his name for persons in news. And that was for today's news. Thank you. Have a nice day. Bye bye.